हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। 4 क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री। इंग्लिश मीडियम में हम इसमें करने वाले हैं, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो आप वहाँ से एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में, तो वहाँ से आप उसको जो है हिंदी मीडियम में देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो सामान्य निर्देश। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से कंप्लीट पेपर का पैटर्न आप समझ सकते हो। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी देख सकते हो कि 21 तक आपके क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, 22 to 27 3 मार्क्स के, देन आपके 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, बाकी 3 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के सोर्स बेस्ड रहेंगे। 34th क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से कंप्लीट जो स्कीम है आपकी पेपर की वो दी गई है। तो आइए करते हैं आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया फर्निश्ड अब आफ्टर 2000 BCE एज अ रॉयल कैपिटल। ठीक है, तो इनमें कौन, आपको बताना है कौन सा शहर मेसोपोटामिया का जो है आफ्टर 2000 BCE रॉयल कैपिटल की तरफ फलरिश हुआ। तो इसमें कौन सा था? मारी। सी वुड बी द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग रोमन एम्परर एस्टेब्लिश प्रिंसिपेट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसने किया था? रोमन एम्परर ने, जिसने प्रिंसिपेट जो है वो एस्टेब्लिश किया था, दैट इज ऑगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इन ऑल द प्रोबेबिलिटी वाज अ कंपाइलेशन ऑफ द कस्टमरी ट्रेडिशन ऑफ द मंगोल ट्राइब्स। इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है, जो मंगोल ट्राइब्स थी उनका, एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी जो परंपराएं थी, कस्टमरी ट्रेडिशन थे, उनका कंपाइलेशन था। तो क्या रहेगा उसमें? उसमें यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपको ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको पहचानना है और जो सही आंसर है वो बताना है। तो ये क्या है? दीज आर द अर्ली सिलेंडर सील्स एंड देयर इम्प्रेशन। तो ये जो है सील हैं और ये उनके क्या दिखाए गए हैं? इम्प्रेशंस दिखाए गए हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ये जो है विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। नाउ इट इज मेसोपोटामिया इज ए पार्ट ऑफ विच रिपब्लिक। किसका पार्ट है अब मेसोपोटामिया? तो इराक का पार्ट रहेगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE बाय द डैश लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज से जो है ये क्या कर दी गई थी? तो जो सबसे पुरानी आप कह सकते हो लैंग्वेज थी 2400 BCE, उससे कौन सी लैंग्वेज ने उसका स्थान ले लिया था? किस भाषा ने धीरे धीरे जो है उसकी जगह ले ली थी? तो वो भाषा कौन सी थी? अक्कादियन। ठीक है, तो अक्कादी जो है वो भाषा थी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रैपिड कुरियर सिस्टम स्टार्टेड बाय चंगेज खान एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो चंगेज़ खान द्वारा प्रारंभ जो की गई थी फुर्तीली हक्कारा, आप कह सकते हो यहाँ पे देखिए रैपिड कुरियर सिस्टम जो उनके द्वारा चालू किया गया था, उसके बारे में आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए चारों ही जो स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पे राइट हैं, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन क्या है? यूरोपियन वर इन डेट टू चाइनीज एंड मंगोल रूलर्स फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो यूरोपियन लोग थे वो जो आप कह सकते हो यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और मंगोल रूलर्स फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए इंडेट रहे। किसके? यूरोपियन लोग जो है वो चीनी और मंगोल शासकों के जो है उनके ऋणी रहे थे। और रीज़न क्या दिया गया है? यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फैमिलियर विद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग विजिट टू द कोर्ट ऑफ मंगोल रूलर्स। यूरोप के जो व्यापारी और जो डिप्लोमेट थे, ठीक है, वो किसके? जो अंग्रेज जो मंगोल शासक थे उनके उनका जो राज दरबार था उसमें अपनी यात्राओं के दौरान जो मुद्रण तकनीकी थी, आप कह सकते हो, तो उनके जो है क्या थे? उनके परिचित हुए थे, उस तकनीकी से परिचित हुए थे। तो इसका आंसर, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसमें आंसर ए रहेगा। वेयर वॉज a library established by the king
असुरबनीपाल इन द मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, तो उनके द्वारा जो किंग थे असुरबनीपाल, उनके द्वारा एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करवाई गई थी, तो वो कहाँ करवाई गई थी, तो वो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा, निन्वे में वो लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ रेनेसेंस पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इट डेवलप एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, तो आपको बताना है कि ये कौन सा सिटी था। द सिटी हैज़ बिकम टू बी नोन बिकॉज ऑफ दांते एंड ग्याटो, तो जो सिटी जो है दैट इज कम टू नोन बिकॉज ऑफ दांते और जोटो के कारण जो है वो सिटी नोन थी, तो ये कौन सी सिटी है, दैट इज द फ्लोरेंस। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द मॉन्क। मॉन्क के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है वो बतानी है, तो इसमें डी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लाइक प्रिस्ट मॉन्क एंड नन्स कुड मैरी, तो वो मैरी नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट, आपको रीड करनी है और इसके बारे में बताना है। द एंजल्स एंड सेक्सॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड हेयर इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में एंजल और सेक्सन जो है यहाँ आकर बसे थे। इट वाज अ वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड, इसको एक तरह से स्थान का नाम क्या है, एंजल लैंड का वेरिएंट है ये, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी जो है जगह थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड उस जगह का नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें है अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरिलताई। कुरिलताई शब्द का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो कुरिलताई क्या है, कुरिलताई जो है वो एक आप कह सकते हो कि जो कुरिलताई है दैट इज़ द असेंबली ऑफ मंगोल चीफ, ठीक है, तो उनकी जो है क्या है, एक उनकी एक सभा है जो चीफ हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली विद रेफरेंस टू द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये मैच करने हैं विद रेफरेंस टू नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए कैनबरा जो है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। नेक्स्ट है टेरान यूलियस। टेरान यूलियस क्या होता है, दैट इज़ नॉट बिलोंग, दैट इज़ बिलोंगिंग टू नबडी, जो किसी के साथ भी नहीं है, क्लियर, जो किसी का नहीं है, दैट इज़ द ट्रेन्यूलियस। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस दैट इज़ द WEH स्टेनर एंड वी वर नोट वी टोल्ड, ये मैच हो जाएगा हेनरी रेनॉल्ड के साथ, तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ फ्यूड। फ्यूड का जो मीनिंग है वो क्या है, फ्यूड एक्चुअली होता क्या है, फ्यूड इज़, इसका जो आंसर रहेगा आपका इस वाले का आंसर आपका ये हो रहेगा, सी विल बी द राइट आंसर, नॉट सी, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, जो हमने मैच किया ऊपर उसके अकॉर्डिंग बी राइट आंसर रहेगा। और फ्यूड क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ फ्यूड बताना है, तो फ्यूड एक पीस ऑफ लैंड होता है, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर, पीस ऑफ लैंड को फ्यूड बोलते हैं। चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री वेयर इज अ कोर इज डोमिनेटेड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है, डैश एंड डैश आर द पर्ल रिवर, तो ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, हुआंग हे एंड चांग जियांग, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए, इसमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म द नोबल सैवेज फॉर द नेटिव ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लोगों के लिए नोबल सैवेज, द नोबल सैवेज, ठीक है, ये टर्म जो है किसने यूज़ की थी, क्लियर, तो ये टर्म किसने यूज़ की थी, ये टर्म यूज़ की थी रूसो, सी विल बी द राइट आंसर। ओल्डेस्ट आर्टफैक्ट फाउंड इन अमेरिका एंड एरो पॉइंट इज़ हाउ मैनी ईयर ओल्ड। तो जो ओल्डेस्ट फाउंड अमेरिका में जो ओल्डेस्ट आर्टफैक्ट मिला एरो पॉइंट, तो वो कितने साल पुरानी है ये आपको बताना है, तो दैट इज़ द 11,000 ईयर्स, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देयर इज़ वन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, कॉल्ड, उस टैक्स को क्या कहा जाता है, द किंगडम समटाइम इम्पोज ऑन पीजेंट, जो कि जो किसान हैं उनके ऊपर लगता था, एंड द क्लर्गी एंड नोबल्स वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस, और जो क्लर्गी और जो नोबल पीपल थे उनको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, तो वो कौन सा टैक्स है, दैट इज़ द टैली, क्या बोलते हैं उसको, टैली बोलते हैं। क्वेश्चन 19 वाई सेटलर्स जस्टिफाई टू ग्रैब द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द नेटिव्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
तो इसमें क्या है कि जो सेटलर्स हैं उनके द्वारा जस्टिफाई किया गया कि जो नेटिव्स हैं उनकी लैंड को ग्रैब करना, उनको छीनना, ज़मीन को छीनना वो बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, उन्होंने इस बात को कैसे जस्टिफाई किया, तो उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू सेटलर, जिन्होंने ज़मीन को छीना, उन्होंने कहा नेटिव्स आर वर लेजी, जो नेटिव्स हैं, जो उनके मालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, लेजी हैं। सिंस दे डोंट यूज़ देयर क्राफ्ट स्किल टू प्रोड्यूस गुड फॉर द मार्केट, कि वो मार्केट के लिए अपनी जो कौशल है उनके अंदर प्रोडक्टिविटी का, वो उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए लैंड छीनी जा रही है। आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, इसके इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बताना है। इन 1860 ही वेंट टू अ ट्रांसलेटर फॉर द फर्स्ट जापानीज एम्बेसी टू द यूएसए, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेटर थे। एंड ही रोट बुक नेम द एनकरेजमेंट टू लर्निंग, तो ये बुक जो है ये किसने लिखी थी, तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, फुकाचावा युकीची, तो ये सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए, व्हाट इज रिजर्वेशंस विद रेफरेंस टू द नेटिव्स, रिजर्वेशन क्या है नेटिव्स के अकॉर्डिंग, जो मूल निवासी हैं नेटिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो रिजर्वेशन क्या होता है, दैट इज द स्मॉल एरिया वेयर द नेटिव्स वर लॉक्ड ऑफ, जहाँ जो नेटिव्स रहते उनको कैद किया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, रिजर्वेशन बोला जाता था, लॉक्ड ऑफ यानी कैद किया जाता था। सेक्शन बी देखेंगे। अब यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग क्या है। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोपोटामिया फॉर यूरोपियंस, यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो मेसोपोटामिया वर्ड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड मेसोस एंड द पोटामस, ठीक है, इनसे ये मिलके बना है वर्ड, क्लियर। सो द टर्म मेसोपोटामिया रेफर टू द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टिग्रीज एंड यूफ्रेटस रिवर, तो ये जो वर्ड है दैट इज़ द टाइग्रीज एंड यूफ्रेटस रिवर की जो फर्टाइल लैंड है उनके बीच में, उसके रेफरेंस में यूज़ किया गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द बुक ऑफ जेनेसिस इन द ओल्ड टेस्टामेंट मेंशन सिमर एंड यूरोपियन ट्रेवल्स कंसिडर्ड मेसोपोटामिया एज द लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उनका मानना था कि जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, उनके जो पूर्वज हैं उनकी भूमि है। एंड ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन अ मेसोपोटामियन टैबलेट वाज फाउंड, टैबलेट मतलब यहाँ पे एक पट्टिका जो है, क्लियर, उस पर डेपिक्टिंग द फ्लड स्टोरी सिमिलर टू दैट ऑफ बाइबल, बाइबल की तरह ही जो फ्लड स्टोरी है वो एक कहानी का अंकन मिला, तो ये इस तरह से उसको एक्सप्लोर किया गया है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल सिस्टम एग्जिस्टिंग इन मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया में आपको बताना है कि जो वहाँ का सोशल सिस्टम था उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या थे, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे और यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। स्टेटस ऑफ कॉमन पीपल क्या है, दे आर लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे। लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कॉमन सोसाइटी। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था, फादर एज अ हेड ऑफ द फैमिली थे। एंड फादर प्रॉपर्टी वो सन को पास होती थी जैसा कि नॉर्मली होता है। मैरिज प्रोसेस जो है उसमें रिक्वायर द कंसेंट एंड अप्रूवल फॉर बोथ ब्राइड एंड ग्रूम, दोनों से सलाह ली जाती थी। एंड ब्राइड वाज गिवन ए शेयर ऑफ प्रॉपर्टी बाय हर फादर एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, लड़की को प्रॉपर्टी का हक जो है वो दिया जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23 है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरीज वर बाय एंड लार्ज पीरियड ऑफ पीस प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी थी उसके अंदर क्या था, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन था। लेकिन जो थर्ड सेंचुरी थी दैट इज ब्रोड बाय द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन्स, ठीक है। जो तीसरी शताब्दी थी उसके अंदर क्या थे, तनाव थे। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द क्राइसिस दैट अकर्ड इन द रोमन एम्पायर इन द थर्ड सेंचुरी। तो थर्ड सेंचुरी में जो कुछ रोमन एम्पायर में हुआ था उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेन के साइन मिले थे, इंटरनल स्ट्रेन क्यों था। तो इसके अंदर क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, इकोनॉमिक डिक्लाइन था, मिलिट्री क्राइसिस था, सोशल अनरेस्ट था। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से देखकर इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन समझेंगे, व्हाट वर द लार्ज चर्चेज कॉल्ड, जो लार्ज चर्च है उनको क्या कहा जाता था। विच वर मेड बाय द डोनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ रिच मर्चेंट इन फ्रांस इन 12th सेंचुरी।
जो कि जो बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, उनके डोनेशन से बनाए जाते थे। एंड हाउ डिड दीज चर्चेज कन्वर्ट इनटू पिलग्रिमेज, और ये जो चर्च थे ये पिलग्रिमेज कैसे बने, तो पिलग्रिमेज कैसे बने थे, उनकी जो बनावट थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है क्या थे, फैसिनेटिंग थे, अट्रैक्टेड थे, जिसकी वजह से वो उनको देखने जाते थे और धीरे धीरे वो किस में बदल गए, वो पिलग्रिमेज में बदल गए। चर्चेज बिल्ट बाय वेल्दी मर्चेंट, चर्चेज जो उनको क्या कहा जाता था, वेल्दी मर्चेंट बाय कैथेड्रल, ठीक है, कैथेड्रल चर्चेज उनको कहा जाता था। एंड जो एरिया था वहाँ पर दैट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, धीरे धीरे डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। एंड एस्थेटिक अपील, स्ट्रेन ग्लास विंडो अट्रैक्ट पीपल, इल्यूमिनेशन था तो सनलाइट ड्यूरिंग द डे एंड कैंडल लाइट एट नाइट मेड देम विजुअली अपीलिंग। विंडो आर्ट उनके ऊपर जो है ना आर्ट बहुत अच्छी बनी हुई थी, जिसको देखने के लिए लोग चाहते थे। और इवन जो इलिटरेट पर्सन थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो भी उस आर्ट से वहाँ की चीज़ों को समझ पाते थे। ड्यू टू दीज फैक्टर दे बिकम पिलग्रिमेज सेंटर, और धीरे धीरे लोगों की आस्था जो है जुड़ती चलेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, वहाँ पे वो पिलग्रिमेज सेंटर बन गए। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है डिस्क्राइब, क्वेश्चन 25 है, डिस्क्राइब म्यूचुअल परसेप्शन फ्लरिश्ड अमंग द नेटिव्स एंड द यूरोपियन सेटलर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो वहाँ पर अमेरिका के जो नेटिव्स थे, ठीक है, एंड यूरोपियन सेटलर और यूरोपियन जो आए थे, उनके बीच में कैसे आप कह सकते हो कि संबंध थे, ये आपको बताना है। कैसी उनकी आपसी उनकी पारस्परिक जो धारणाएं थी, म्यूचुअल परसेप्शंस थी, वो कैसी थी, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे कि उनके बीच में जो परसेप्शंस थे वो अच्छे नहीं थे। जो यूरोपियंस थे वो वहाँ के जो अमेरिका के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा असभ्य समझते थे, अनसिविलाइज समझते थे। उनको लगता था कि ये लोग जो हैं बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। यूरोपियन कंसिडर्ड नेटिव अमेरिकन्स एज अनसिविलाइज्ड। अकॉर्डिंग टू द रूसो, नेटिव्स वर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ द सिविलाइजेशन, कि उनके अंदर बिल्कुल भी सिविलाइजेशन नहीं है, ये रूसो का कहना, रूसो ने कहा। एंड वर टर्म्ड एज नोबल सैवेज, और उन्होंने ये टर्म दी नोबल सैवेज। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड देयर इमेजिनेशन एंड इमोशंस वर एक्सट्रीमली लिमिटेड। For natives, exchange items symbolize friendship, and for Europeans, natives were a source of valuable fur. Natives were disheartened by European greed. ठीक है, तो वो जो यूरोपियन की जो लालच था उससे भी जो नेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, थ्रू लाइट ऑन द मीनिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेनेसेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल चेंज टेकिंग प्लेस इन यूरोप फ्रॉम 14th to 17th सेंचुरी। 14 से 17 सेंचुरी तक जो यूरोप में जो कल्चरल चेंज हुआ, ठीक है, और उसके अंदर जो रेनेसेंस का आपको मीनिंग बताना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, वो सब आपको यहाँ पर बताना है। तो रेनेसेंस क्या है? द टर्म रेनेसेंस मीनिंग द रीबर्थ, रेनेसेंस का मतलब क्या है? दैट इज द रीबर्थ, was coined by 19th century historians to describe the cultural change from the 14th to 16th century. इफेक्ट क्या रहेगा रेनेसेंस का? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कल्चर एंड प्रिंटिंग प्रेस, इंक्रीज्ड बुक अवेलेबिलिटी, ठीक है। ह्यूमनिस्ट स्टडीज बिगेन इन इटली, जो स्टडीज स्टार्ट हुई ह्यूमनिस्ट दैट इज इटली में, एंड फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड फेमस आर्ट वर्क किए गए, चेंजिंग व्यूज ऑन द चर्च एंड इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड राइट्स फॉर वुमेन। तो यहाँ से आप समझ लेंगे कि क्या क्या इफेक्ट रहे रेनेसेंस के पुनर्जागरण के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी आफ्टर अ शैटरिंग डिफीट इन वर्ल्ड वॉर II वाज कॉल्ड अ पोस्ट वॉर मिरेकल। कि इसमें क्या बताया गया है कि जापान जो है वो बहुत बुरी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें क्या हो गया था, हार गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी, और उसको क्या कहा गया था? पोस्ट वॉर मिरेकल का नाम दिया गया था, यानी युद्ध के बाद होने वाला जो आप कह सकते हो चमत्कार कहा गया था उसको। तो इसके बारे में गिव जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो आंसर यहाँ से करेंगे, आफ्टर इट्स डिफीट इन वर्ल्ड वॉर II, जापानीज रैपिड इकोनॉमिक राइज वॉज टर्म्ड एज मिरेकल इकोनॉमिक बूम। तो उसको एक मिरेकल इकोनॉमिक बूम कहा गया था। तो रीज़न क्या रहे? एक तो यूएस का इन्वेस्टमेंट, यानी जो है यूएस ने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। जापानीज़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंटरवेंशन, जापानीज़ जो गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक इंटरवेंशन बढ़ गया था, ठीक है। डीमिलिटराइजेशन हो गया, 1964 के जो ओलंपिक गेम्स थे उनसे फ़र्क पड़ा था। एक्सपेंशन ऑफ द बुलेट ट्रेन नेटवर्क, ठीक है।
ये सारे रीज़न रहे थे उस चीज़ के। तो इन्हीं को आप ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो या इनको भी डायरेक्ट लिख सकते हो। एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर किया गया कि व्यापार में किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जा सकती है। एंड रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिवाइव किया गया था। क्लियर? तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। और में दिया गया है, हाउ डिड द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज वर्क पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर। जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी, ठीक है, उनके जो नेगेटिव एग्जाम्पल थे, यानी जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था तो उसके नेगेटिव एग्जाम्पल थे, और भी जो कंट्रीज़ थे उनके नेगेटिव एग्जाम्पल थे कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर किसी कंट्री को कॉलोनी बना लिया जाता है, किस तरह से उसकी जो इकोनॉमी है सब कुछ ऐसे डैमेज हो जाती है, अपंग देश हो जाता है। तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट बताना है आपको। चाइनीज़ थिंकर्स, पावरफुल उन चाइनीज़ थिंकर्स के ऊपर उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ वो आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या रहेगा। तो इसमें उन्होंने इस बारे में क्या क्या इफ़ेक्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने इस बारे में सोचा। तो पार्टीशन ऑफ पोलैंड, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, पार्टीशन ऑफ पोलैंड दैट इज स्पार्क्ड एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट। 1903 एग्जाम्पल ऑफ इंडिया दैट इज़ अ कंट्री रून्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, की जो कंट्री है वो फॉरेन कंपनी ने पूरी तरह से रून कर दिया, ख़त्म कर दिया। फियर ऑफ सेमी कॉलोनाइजेशन, ओपियम वॉर्स एंड अनइक्वल ट्रीटीज़ जो है थ्रेटन चाइनीज सोवेनिटी। तो उन्होंने जो ओपियम वॉर था, अफीम जो युद्ध था, और जो अनइक्वल ट्रीटी हो रही थी उससे चाइनीज़ की जो सॉवर्निटी थी वो एक तरह से उस डेंजर में थी, जिसकी वजह से जो थिंकर्स थे वो सोचने पर मजबूर हो गए थे। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सप्रेशन ऑफ फ्यूल्ड चाइनीज नेशनलिज्म, इससे क्या हुआ कि जो देखा गया उनके द्वारा, तो वो जो सर्कमस्टांसेस थे उन्होंने क्या किया, जो चाइनीज़ नेशनलिज्म था उसको एक तरह से फ्यूल किया, यानी उसको एक तरह से चिंगारी दी। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन लेसन, एनकरेज चाइना सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे पढ़ लेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट सेक्शन सी दिया गया है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 28 है, द सोशल एंड कल्चरल सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निटी टू सम एक्सटेंट। इसमें क्या कहा गया है कि जो सोशल एंड कल्चरल सिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन था रोमन एम्पायर का, उसने वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है मॉडर्निटी को। मॉडर्निटी यानी आधुनिकता, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, क्या सिमिलरिटी है दोनों में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, तो कुछ एग्जाम्पल से आपको बताना है कि क्यों वो मॉडर्नाइजेशन को जो है रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से करेंगे। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, तो इसमें जो दिखाया गया है रोमन एम्पायर सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर में देखिए तो न्यूक्लियर फैमिली एक मॉडर्नाइजेशन का काफ़ी एक एग्जाम्पल है। वुमेन हैड प्रॉपर्टी राइट, बेसिक लिटरेसी, एजुकेशन है, इजी डाइवोर्स है, मैरिज अरेंज्ड बाय फैमिलीज मैरिज अरेंज करती हैं जो कि मॉडर्निटी में देखने को मिलती भी है। मल्टीपल लैंग्वेज है, अर्बन लाइफ डोमिनेटेड है, एलाइट एंड अरिस्टोक्रेटिक कल्चर है, डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वेरिड क्लोथिंग स्टाइल है। ठीक है, उसके अलावा डाइवर्स कजीन्स एंड सेटलमेंट्स, डिफरेंट क्या है, जो खान पान है वो अलग है। उसके बाद रोमन एम्पायर में इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करें तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, फर्टाइल क्रिसेंट रीजन है, पोर्ट्स, माइनीज, ब्रिक लाइन्स एंड ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, एडवांस कॉमर्स एंड बैंकिंग, यूज ऑफ एमआरफे एंड ड्रेजल 20 कंटेनर्स फॉर ट्रेड। ठीक है, वाटर पावर फॉर एक्सकेवेशन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मनी एंड ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, और में स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एरियाज ऑफ बोथ मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट अंडर द रोमन एम्पायर। जो स्लेवरी है, दास प्रथा जिसको कहेंगे स्लेवरी, वाज एन इंस्टीट्यूशन रूटेड इन द एरियाज ऑफ बोथ मेडिटेरेनियन एंड इन द नियर ईस्ट अंडर द रोमन एम्पायर। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ स्लेव्स, की स्लेव्स की जो कंडीशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड लेबर मैनेजमेंट इन द रोमन एम्पायर, तो कंडीशन ऑफ स्लेव्स एक्सप्लेन करना है, और लेबर मैनेजमेंट कैसे था रोमन एम्पायर में उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे।
रोमन एम्पायर में जो स्लेवरी है, दैट इज स्लेवरी सिस्टम दैट इज वाज डीपली रूटेड था, एंड इवन आफ्टर क्रिश्चियनिटी बिकेम स्टेट रिलीजन इन द 4th century स्लेवरी वाज नॉट चैलेंज्ड। ठीक है, अंडर अगस्टस 3 million स्लेव्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ 7.5 million। तो यहाँ से बच्चे आप आंसर कर लेंगे, यहाँ से देख लीजिए, कंप्लीट आंसर आप यहाँ से करेंगे। ये बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 29 है, चंगेज खान पॉलिटिकल विजन वेंट फार बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब्स इन द स्टेप्स इन द सेंट्रल एशिया, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द करियर ऑफ चंगेज खान एंड हिज मिलिट्री मैनेजमेंट। तो आपको क्या बताना है, आपको इसके अंदर बताना है, कैरियर बताना है चंगेज़ खान के करियर के बारे में, एंड हिज मिलिट्री अरेंजमेंट उसका कैसा था। ये 2 पॉइंट्स पे आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का ये, 4 मार्क्स का ये। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दिया गया है कि 1162 में उनका मंगोलिया में बोर्न हुए, उसके बाद उनका जो बर्थ नेम है और ये सब दिया गया है उनके बारे में। उनका काफ़ी जो टाइम रहा वो किस में बीता, वॉर्स में बीता, क्लियर, और बाद में उनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये दिया गया है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, टुडे इन मंगोलिया विच इज़ गोइंग टू रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, चंगेज़ खान हैज़ वंस अगेन अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर द मंगोल पीपल। कि आइकॉनिक फिगर चंगेज़ खान कैसे हैं मंगोल पीपल के लिए, मोबिलाइजिंग मेमोरीज ऑफ अ ग्रेट पास्ट फॉर द फोरगोइंग नेशनल आइडेंटिटी दैट कैन कैरी द नेशन इन टू द फ्यूचर। ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव स्टेटमेंट एग्जामिन द प्लेस ऑफ चंगेज़ खान एंड मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए चंगेज़ खान जो है आपको बताना है कि चंगेज़ खान और मंगोल्स वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका प्लेस क्या था, उसको आपको बताना है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आप कर लेंगे। मंगोल्स, फॉर द मंगोल्स चंगेज़ खान जो है वो क्या थे, दैट वाज अ ग्रेट लीडर, रूलर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो कंप्लीट आंसर है, क्या क्या पॉइंट्स रहे वो सारा आप यहाँ से देख लोगे कि वो एक क्या थे, एक आइकॉनिक फिगर थे। ठीक है, एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनको माना गया है फॉर द नेशन बिल्डिंग, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो आप कह सकते हो कि फ्रेगनेंट कम्युनिटीज़ को एक कॉन्फेडरेशन में यूनाइट किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजी रिस्टोरेशन ऑफ जापान इन 1867-68। ठीक है, तो इसमें आपको जापान में होने वाला जो मेजी रिस्टोरेशन था उसके रीज़न ना कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताने हैं। क्या कॉज थे उसका होने के और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज थे वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। कॉजेज क्या थे, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, तो बच्चे यहाँ से आंसर करेंगे। डिमांड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, अराइवल ऑफ कॉमोड्रे मैथ्यू पेरी एंड यूएस ट्रेड रिलेशन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, और ये उसके इफेक्ट हो जाएंगे। मेजी कम टू पावर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पार्लियामेंट, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया गया, रेलवे को एक्सपेंशन किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन एक्सपर्टाइज, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। ये सारे जो है क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज थे। अगला क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है, द एंड ऑफ द मांचू डायनेस्टी इन चाइना, मांचू जो डायनेस्टी थी चाइना में उसका खात्मा, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक इन 1911 AD वाज अ साइन ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेटिव एरा था। विद रेफरेंस टू दिस एक्सप्लेनेशन द रोल ऑफ डॉक्टर सन यात्सन, ठीक है, सन यात्सन इज as well as political, social, cultural and economic change which occurred after the revolution of 1911 in China। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि डॉक्टर सन यात्सन उनका रोल क्या था, जो चाइना में जितना भी चेंज हुआ, फिर वो चाहे पॉलिटिकल था, सोशल था, कल्चरल था, तो वो सारे चेंज होने में जो डॉक्टर सन यात्सन हैं उनका क्या रोल था। तो आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। द एंड ऑफ मांचू डायनेस्टी, ठीक है, तो ये कंप्लीट दिया गया है, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक अंडर सन यात्सन, तो ये कंप्लीट दिया गया है कि उन्हें फाउंडर कहा गया है मॉडर्न चाइना का, सन यात्सन को रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। उन्हें 3 प्रिंसिपल के बारे में बताया, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म एंड सोशलिज्म। नेशनलिज्म दैट इज रिमूविंग द मांचू डायनेस्टी फ्रॉम पावर एंड एलिमिनेटिंग अदर कम्युनिस्ट,
रिपब्लिक क्या था, एस्टेब्लिशिंग अ रिपब्लिक, एंड सोशलिज्म क्या था, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल एंड इक्वलिटी इन लैंड ऑनरशिप। उसके बाद अब यहाँ से इनको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, लीडरशिप कैसे हुई, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी दिया गया है, ठीक है। तो वॉर का हेड, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन वाज दिस हेड ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन फाउंड इन द सिटी ऑफ उरुक स्कल्प्टेड, तो कब किया मिला था, उरुक नगर में जो लेडी थी उसकी मूर्ति का जो सिर था वो कब बनाया गया था, ठीक है। तो कब बनाया गया था, दिस वुमेन हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल इन एट उरुक बिफोर 3000 BCE। तो ये ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट स्टोन वर मेड टू यूज मेक इट्स आईज एंड आईब्रोज, कौन सा स्टोन यूज किया गया था, द आईज एंड आईब्रोज, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, हैज टेकन लैपिस लाजुली एंड शेल एंड बिटुमिन इनेलेज रेस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज वर्का हैड अ फेमस वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड फेमस जो पीस क्यों बन गया था, ये आपको बताना है। जो वार्का यहाँ पे है स्कल्पचर, वो वर्ल्ड फेमस क्यों हो गया था, तो यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे आप। इट्स डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप इज़ हाईली एडमायर्ड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्टोन दैट वाज नॉट फाउंड इन मेसोपोटामिया, जो इसमें यूज़ किया गया था वो मेसोपोटामिया में स्टोन नहीं मिलता था, एंड मस्ट हैव बीन ब्रोड फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस, तो बहुत दूर से उसको लाया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी सोर्स बेस्ड है, तो आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है, तो यहाँ से इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज संत बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश, तो जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ एस्टेब्लिश थी, तो वो कहाँ एस्टेब्लिश थी, इटली में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मॉन्क कॉल्ड हु चूज नॉट टू बी बेस्ड इन अ मोनेस्ट्री बट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर प्रीचिंग टू द पीपल, जो मॉन्क थे, ठीक है, जो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, उनको फ्रायर्स कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट एफर्ट शुड मॉन्क एंड नन मेक टू एबॉलिश द आइडलनेस, तो जो आइडलनेस थी यानी जो आलस्य था उसको समाप्त करने के लिए जो मॉन्क और नन थे उन्होंने क्या एफर्ट किए, क्या बताया उन्होंने कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वन शुड एंगेज इन फिजिकल लेबर, तो कि फिजिकल वर्क में एंगेज होना चाहिए एट अ फिक्स्ड टाइम एंड रिसाइट सैक्रेड टेक्स्ट ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड आवर्स, और जो अच्छी बातें हैं सैक्रेड टेक्स्ट हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, यानी एक तरह से पाठ करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी सोर्स बेस्ड है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। सो क्वेश्चन रहेगा, इन विच बुक द निकोलो मैकियावेली डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन नेचर, निकोलो मैकियावेली ने कौन सी बुक में ह्यूमन नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो बुक हमने क्या है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा द प्रिंस बुक का नाम है, ये रहा यहाँ से द प्रिंस में उन्होंने 15th चैप्टर है इस बुक का जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था द प्रिंस। उसके बाद विच एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग मेक देम वर्दी ऑफ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, जो ह्यूमन बीइंग है उसका कौन सी एक्टिविटी है मेक देम वर्दी ऑफ प्रेज, जो उसको प्रशंसा और क्रिटिसिज्म यानी निंदा का पात्र बनाता है, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी होगी सम पीपल आर जेनरस, ठीक है, वाइल अदर्स आर मिजरली एंड सम आर क्रूअल एंड वाइल अदर्स वर काइंड, तो ये दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली वाई ऑल मैन आर बैड, मैकियावेली के अनुसार सभी इंसान जो हैं वो बुरे क्यों हैं, तो उन्होंने क्या बताया था, ह्यूमन्स आर इनहेरेंटली एविल, वो बुरे हैं क्योंकि दे ऑलवेज ईगर टू डिस्प्ले देयर विक्ड नेचर, वो हमेशा अपना जो चालाकी भरा नेचर है वो दिखाते हैं। सम ऑफ देयर डिज़ायर रिमेन अनफुलफिल्ड, कुछ जो इच्छाएं हैं वो अनफिल रह जाती हैं, एंड दे ऑलवेज एक्ट विद सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड, और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जो है क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। क्लियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैप बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ मैप ऑस्ट्रेलिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस, तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है डार्विन, तो डार्विन जो है आप इसमें लेबल कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ डार्विन, ठीक है, क्या हो जाएगा, डार्विन। उसके बाद है आपको नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट है एडिलेड दिया गया है, तो एडिलेड जो आप मार्क करेंगे वो कहाँ पे मार्क करेंगे, एडिलेड हो जाएगा यहाँ पे।
क्लियर, दैट इज़ एडिलेड। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है सिडनी और पर्थ। तो सिडनी कहाँ हो जाएगा, सिडनी जो आपका मार्क कर देंगे वो यहाँ पे मार्क कर देंगे, दैट इज़ सिडनी। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पर्थ हो जाएगा, दैट इज़ पर्थ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इटली 2 cities related to Renaissance period having been marked A and B, identify them and write their names on the lines drawn near them। तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, दैट इज़ जेनेवा। ए क्या है, दैट इज़ जेनेवा। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा जेनेवा एंड बी हो जाएगा वेनिस, ये VENICE वेनिस। ठीक है, तो ये इसकी स्पेलिंग रहेगी। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आप सबको बच्चे ये जो पेपर है कुछ हेल्प मिलेगी आपको, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ज़रूर कवर किए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय बाय।